Good morning, student. In the previous class, we have discussed about solution and electrochemistry. In solution, we have mainly talked about liquid state in detail, and in electrochemistry, we have covered three topics: electrolytic cell, galvanic cell, and conduction. Now we are going to discuss one more topic of physical chemistry, chemical kinetics. This chapter is very easy and it will give approximately minimum 4 marks in your board exam. So let's start. Before going to start this chapter, we have to know why we have to study this chapter. हमें इस चैप्टर क्यों पढ़ना है, ये सबसे जरूरी है. केमिकल काइनेटिक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, इंडस्ट्री में क्या यूज है. अगर कल को आपको किसी इंडस्ट्री में केमिस्ट बना दिया जाए तो आपको अगर केमिकल काइनेटिक्स आता है तो कैसे ये आपके जॉब को इफेक्ट करेगा. तो अगर हम क्लास 11th की बात करें, थोड़ा सा इसमें रिव्यू करते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर का यूज क्या है. बहुत ही आसान चैप्टर है और यहाँ से एक क्वेश्चन जो भी आएगा वो आसानी से किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. इन क्लास 11 आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यानी हमारा रिएक्शन कितना फिजिबल है. इट टेल्स अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन होगा या नहीं, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताएगा. अभी कोई रिएक्शन हो रहा है, चलो माना कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये तो हमें थर्मोडायनेमिक्स बता देगा. अब जो रिएक्शन होगा वो किस एक्सटेंट तक होगा, किस हद तक होगा, इसको बताने के लिए हमारे पास एक चैप्टर था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम ये हमें बताता है जो रिएक्शन हो रहा है वो किस एक्सटेंट तक होगा. बट नाउ अगर आपसे ये पूछा जाए जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इसमें कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी टाइम की बात करें कि रिएक्टेंट इफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन हाउ मच टाइम इट विल टेक, यानी यहां हम टाइम की बात करेंगे. केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है, केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अस अबाउट टाइम. इसके साथ साथ अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, यानी पहले रिएक्टेंट अगर 1 मोल लिया गया है, अभी हम रिएक्टेंट को और बढ़ा दें, यानी रिएक्टेंट को हम 2 मोल कर दें, तो इस रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा. अगर हम प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन के टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखो यहाँ टाइम कहने का मतलब है ना, एक यहाँ टर्म यूज होगा जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन. अभी आपको पता है अगर कोई रिएक्टेंट आर है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा. अगर स्पीड कम है, यहां लिख देते हैं स्पीड ज्यादा है तो इस रिएक्शन को होने में टाइम कम लगेगा. अगर स्पीड कम है तो इस रिएक्शन को होने में टाइम ज्यादा लगेगा. इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन देन इट्स डिपेंड ऑन टाइम. अगर किसी रिएक्शन का रेट ज्यादा है इसका मतलब वो रिएक्शन तेज हो रहा है, उस रिएक्शन का स्पीड तेज है. अगर किसी रिएक्शन का रेट कम है यानी उस रिएक्शन को होने में टाइम ज्यादा लग रहा है. रिएक्शन को होने का मतलब है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना. So in chemical kinetics, we discuss about rate of the reaction. We will discuss about effect of concentration. We will discuss about effect of temperature. हम यहाँ बात करेंगे अगर किसी कैटलिस्ट को ऐड कर दें तो रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, टाइम हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, टेम्परेचर हुआ, कैटलिस्ट हुआ, इनका इफेक्ट क्या होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, इसको हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में. नाउ लेट अस डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन. अभी इसको मिटाते हैं. चलो माना कोई रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. अभी इस पे हम आते हैं. पहले एक बात बताओ, अपने घर की बात करो. आपके घर में मिल्क होता होगा, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है.
यानी अगर आप मिल्क के कन्वर्जन की बात करो तो मिल्क को आपने क्या किया, कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। कर्ड मतलब दही होता है, यानी दूध किस में कन्वर्ट हो गया, दही में। अब ये आंसर देना, आप क्या चाहोगे, दूध का दही में बनना, ये 4 में दिन में जमे, यानी दूध आपके पास है, आप इसको दही में कन्वर्ट किए, तो आप क्या चाहोगे, जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए, या ये चाहोगे 5 दिन बाद कन्वर्ट हो? नहीं, यानी अगर आपको मिल्क से कर्ड बनाना है तो आप चाहोगे टाइम कम से कम लगे। और एक बार ये कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो क्या आप चाहोगे कि ये तुरंत खराब हो जाए? नहीं, यानी अभी इस कर्ड को अधिक समय तक रोका जा सके, यानी इसका जो टाइम पीरियड है, इस कर्ड के लाइफ का जो टाइम पीरियड है उसे बढ़ाया जा सके। यानी यहाँ तो आप रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हो, यहाँ तो आप रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, बट आफ्टर कन्वर्जन इनटू द कर्ड यू वांट टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? तो कहीं हमें रिएक्शन के रेट को बढ़ाना होता है, कहीं हमें रिएक्शन के रेट को घटाना होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। जैसे अगर आप हर्बर्स प्रोसेस की बात करो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो आप क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने। अब ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत फास्ट हो। इट मीन्स वी वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किए तो रेट को हम बढ़ा दिए, यानी जल्दी से जल्दी रिएक्शन हो जाए, लेकिन एक बार ये कर्ड में कन्वर्ट हो गया फिर हम चाहते हैं कि रेट को घटा दें। नाउ लेट अस कंसीडर, चलो माना कोई रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान है भाई। टाइम t1 पे, चलो माना टाइम t1 है, टाइम t1 पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो R1 है, और टाइम t2 पे रेट ऑफ रिएक्शन R2 है। वही काम यहाँ होगा। जब रिएक्टेंट पे टाइम t1 है, इस समय रिएक्टेंट कितना है, R1, और जब रिएक्टेंट R1 होगा तो उस समय जो प्रोडक्ट था, चलो माना P1 है, और एट टाइम t2 व्हेन रिएक्टेंट वाज R2 लेट द प्रोडक्ट बी P2। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आएगी तो बता देना। चलो यहाँ बता देते हैं क्या मतलब हुआ। तो मान लीजिए अपने पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये टाइम है। भाई 3 चीज है। अभी टाइम क्या है भाई, मान लो पहले टाइम 0 है, चलो माना रिएक्टेंट 4 है। टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। चलो माना प्रोडक्ट यहाँ 0 है, अब टाइम इंक्रीज कर गया, चलो माना टाइम 1 है, रिएक्टेंट हो गया 3, यानी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया 1, टाइम 2 हो गया, रिएक्टेंट हो गया 2, प्रोडक्ट हो गया 2। तो अगर हम बात करें तो ये टाइम t1 हो जाएगा, ये टाइम t2 हो जाएगा, ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा, ये हमारा P2 हो जाएगा। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक टाइप का एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसे जनरलाइज कर दिए। When reactant was at time T1, concentration of reactant is R1, and at time T2, concentration of reactant was R2, and when the concentration of reactant was R1, concentration of product is P1, and when the concentration of reactant was R2, then concentration of product is P2। अब हम चेंज की बात करें तो भाई क्या आएगा, डेल्टा R। चेंज इन प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, डेल्टा P। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल R2 था, इनिशियल R1 था, यानी ये होगा R2 माइनस R1। और व्हेन वी टॉक अबाउट डेल्टा P देन इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी P2 माइनस P1। ये तो हो गया चेंज इन रिएक्टेंट, और ये हो गया चेंज इन प्रोडक्ट। नाउ इफ यू वांट टू डिफाइन रेट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट डिफाइन करना हो तो कुछ नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। देखो रेट को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। रेट कभी चेंज नहीं होता। चेंज ना होने का मतलब है अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कुछ आया तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी रेट वही होगा, क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए सेम टाइम पे अलग अलग स्पीड कैसे हो सकता है। जिस
स्पीड से R डिसअपियर होगा, उसी स्पीड से तो P अपीयर होगा। ये मान लो हमारे पास R की क्वांटिटी 4 है, 1 घंटे तक रिएक्शन हुआ और 1 घंटे बाद R 0 हो गया, तो R जैसे 0 होगा तो इसको तो 4 होना ही होना है। बात समझ में आ रही है? तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, और सेम रिएक्शन के लिए स्पीड सेम टाइम पे सेम होगा। इसमें बहुत ज्यादा आप डिटेल में मत जाइए, सिंपल आपको ये जानना है किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते कहते हैं, जो अभी हम बता देंगे, आप सीख जाएंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन के रेट की बात करें तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, देन इट विल बी चेंज इन रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1। यहां टाइम से डिवाइड कर दीजिए, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में चाहिए टाइम से डिवाइड कर दीजिए। भाई यहां क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। अब एक बात बताना, ये भी स्पीड ऑफ रिएक्शन है, ये भी स्पीड ऑफ रिएक्शन है। एक ही रिएक्शन का स्पीड ये है और उसी रिएक्शन का स्पीड ये है, यानी ये दोनों एक दूसरे की क्या होगा? इक्वल होगा। इसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज ऑलवेज negative on rate of reactant and rate of reaction with respect to product is always positive। इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम बात करें डेल्टा आर बाई डेल्टा टी की, तो जाहिर सी बात है अगर ये हमारे पास 4 था, इनिशियली इसका 4 मोल था, तो टाइम के साथ तो ये डिक्रीज होगा ना। मान लो T2, चलो माना T1 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 4 था, तो T2 टाइम पे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 हो जाएगा, और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 हो जाएगा तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 3 माइनस 4 होगा, ये माइनस आ जाएगा ना। और क्या कभी स्पीड माइनस हो सकता है? आंसर इज नो, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी पुट अ माइनस साइन हियर। इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज गिवन बाय माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये होगा ही। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ये होगा और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ये होगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव practical example for ammonia decomposition of PCl5, and I will tell you how to write the rate of reaction for those reaction। अभी यहाँ परेशान होने वाली बात नहीं है, यहाँ तो आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं भी आया है फिर भी कोई बात नहीं है, आप वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, बातें समझ में आ जाएंगी। नहीं आता है तो जो हम एप्लीकेशन इसका बताएंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट, यानी किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें ये कैसे अप्लाई होगा आपको वो जानना है। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स स्टॉप और क्लास एंड वन थिंग मोर, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हफ्ते में 2 दिन जूम ऐप के थ्रू लिया जा रहा है, तो आप अधिक से अधिक लोग जूम ऐप से जुड़िए ताकि आपका मिस ना हो। क्योंकि जो जूम पे हम लोग खत्म करा देते हैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग हमें हो नहीं पाती है, आवाज़ की दिक्कत आ जाती है, तो वो आपको फिर दोबारा हम वीडियो के थ्रू नहीं बता पाएंगे यहाँ। तो आप लोग जूम ऐप से जुड़िए और इसमें जो भी टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत कम समय लेगा क्योंकि सिलेबस से आपके बहुत कुछ निकाल दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार करिए। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। नाउ लेट्स स्टॉप हियर, थैंक्स।